नमस्कार। नमस्कार। आज मैं रासो साहित्य परंपरा के अंतर्गत पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता के संदर्भ में अपने विचारों को व्यक्त करना चाहूंगी। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को लेकर के हमारे विद्वानों के बीच मतभेद बना हुआ है। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता के संदर्भ में विद्वानों के 3 मत बने हुए हैं। पहला मत उस ग्रंथ को प्रामाणिक मानता है, दूसरा मत उस ग्रंथ को अप्रामाणिक मानता है और तीसरा मत उस ग्रंथ को अर्ध प्रामाणिक मानता है। तो पहले मैं प्रामाणिक मानने वाले विद्वानों के विषय में बात करूंगी और उन प्रामाणिक मानने वाले विद्वानों के अंतर्गत डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मिश्र बंधु और कर्नल टाड आदि विद्वान आते हैं। अर्ध प्रामाणिक मानने वाले विद्वानों के अंतर्गत मुनिजन विजय, डॉक्टर सुनीति चाटुर्जा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नामवर सिंह जी आते हैं। इसी के साथ अप्रामाणिक मानने वाले आचार्यों के मत के अंतर्गत जो विद्वान आते हैं, उनमें सबसे पहले बूलर, दूसरे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कविराज श्यामल दीन तथा हीराचंद ओझा जी आते हैं। इस ग्रंथ की अप्रामाणिकता का प्रारंभ कब हुआ? इस ग्रंथ की अप्रामाणिकता का प्रारंभ उस समय हुआ जब नागरिक प्रचारणी सभा ने इस ग्रंथ को प्रकाशित करने की योजना बनाई। डॉक्टर बूलर ने इस ग्रंथ की प्रकाशन को रोकने की कोशिश की और उन्होंने जिस कृति को आधार बना करके इस ग्रंथ को रोकने की कोशिश की, इस ग्रंथ के प्रकाशन को रोकने की कोशिश की, उसका सबसे बड़ा प्रमाण उन्होंने जो दिया वो 1650 में प्राप्त पृथ्वीराज विजय नामक एक पुस्तक है, जिसको आधार बना करके उन्होंने इस ग्रंथ की प्रामाणिकता पर अपना संदेह प्रदर्शित किया। इस प्रदर्शन में मुझे डॉक्टर बूलर से, डॉक्टर श्यामल दीन से या हीराचंद ओझा जी से कोई विशेष आशा की उम्मीद नहीं थी, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस प्रामाणिकता को कैसे अप्रामाणिक मान लिया, इस बात में मुझे जो है दुख है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसकी प्रामाणिकता पर ध्यान क्यों नहीं दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बात को मैंने इसलिए महत्वपूर्ण ढंग से कहा है क्योंकि इतिहास के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ऐसे इतिहासकार हैं जिनका हिंदी साहित्य की परंपरा को बनाने का, हिंदी साहित्य के इतिहास में अपनी गतिविधियों को रखने का, अपने विचारों को व्यक्त करने का, अपने हिंदी इतिहास परंपरा को प्रस्तुत करने का एक महत्वपूर्ण योगदान है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बात को हमारे सभी विद्वान, सभी आचार्य, सभी जो है साहित्यकार, सभी शिक्षाविद इस बात को स्वीकार करते हैं। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, क्योंकि उनकी बातें ऑथेंटिक होती हैं, इसलिए ऑथेंटिक बातों पर सबसे ज़्यादा जो है महत्व दिया जाता है। वो इतिहासकार है, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है जिन्होंने अपने विचार में कुछ भी कह दिया और हम उसको इग्नोर कर दें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इतनी बड़ी बात को ध्यान नहीं दिया, उन्होंने उसको अप्रामाणिक मान लिया। डॉक्टर बूलर ने कहा कि पृथ्वीराज विजय जो है वो अप्रामाणिक है क्योंकि पृथ्वीराज
रासो अप्रामाणिक है क्योंकि जो उसके बहुत सारे ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं वो अप्रामाणिक मिलते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से ही, हालांकि वो है नहीं, लेकिन मेरा उनसे ये मतभेद है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सबसे पहले उसकी प्रामाणिकता की मुख्य बातों पर ध्यान क्यों नहीं दिया। पहली प्रामाणिकता होती है इतिहास, और इतिहास में हम जब जाकर के देखते हैं तो पृथ्वीराज और गौरी का संदर्भ भी आता है, और पृथ्वीराज के मित्र चंद्रवरदाई का भी हमें जो है एक इतिहास प्राप्त होता है। यदि इतिहास में आगे पीछे हो जाना तो हम मान सकते हैं, लेकिन ये मुख्य जो पात्र हैं, उसके जो मुख्य चीजें हैं, ये एक महत्वपूर्ण चीज थी जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता थी, जिस पर ध्यान नहीं दिया गया है। कि पृथ्वीराज राजसो जो थे वो पृथ्वीराज एक राजा हुए हैं, उनके मित्र चंद्रवरदाई हुए हैं। चंद्रवरदाई ने उनके ऊपर लिखा है, उस समय जो है चारण काल था, तो इसलिए चारणों द्वारा राजा की प्रशस्ति गाई जाती थी, ये प्रमाण है। राजा की वीरता का वर्णन किया जाता था, ये प्रमाण है। राजा की श्रृंगारिकता का वर्णन किया जाता था, यही प्रमाण है। पृथ्वीराज का और गौरी का युद्ध हुआ, ये भी प्रमाण है। उस समय राष्ट्रीयता जो है बिखर गई, ये भी प्रमाण है। और सबसे बड़ा प्रमाण क्या है, वो भाषा है। अपभ्रंश भाषा 1400 के बाद समाप्त हो गई, तो 1650 में अपभ्रंश भाषा के लिए लिखने वाला कौन सा विद्वान पैदा हो गया जिसने अपभ्रंश भाषा में साहित्य की रचना की। डिंगल और पिंगल जो जिसका प्रयोग अपभ्रंश काल में था, वो आखिर उस समय में 1650 में कैसे उसका प्रयोग किया गया। 1650 में एक और प्रामाणिकता का जो है वो हमें वो मिलता है कि जिन छंदों का प्रयोग उस पृथ्वीराज रासो में मिलता है, वो छंद का प्रयोग जो है कैसे 1650 में जो है करना संभव था, अब वो भी अपभ्रंश भाषा में करना। सामंतवादी जिस प्रथा का प्रयोग हमें पृथ्वीराज रासो में मिलता है, वो सामंतवादी प्रथा जो है बाद में जो है उस तरह की नहीं थी। उस तरह की स्थितियां सामाजिक स्थितियां उस तरह की नहीं थी जिस तरह की पृथ्वीराज रासो में उपलब्ध होती हैं। पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में जो जितनी भी वहाँ की प्रमाणिक चीजें हैं, जैसे कि जो उनका विवाह है, सिंगलदीप की रानी से जो विवाह है, और जो अन्य जो प्रमाण मिलते हैं, वो सारे जो है वो हमें सिर्फ और सिर्फ 1400 से पहले के प्रमाण ही के रूप में ही उपलब्ध होते हैं। उन प्रमाणों को यदि हम 1650 में ढूंढने जाएं तो वो हमें नहीं मिलेंगे, क्योंकि ना उस समय के व्यक्ति इस तरीके के थे, ना उस तरीके की भाषा इस तरह की थी, और ना उस तरह की अभिव्यक्ति जो है 1650 में की जाती थी। तो एक तो ये मुख्य बात है। दूसरी बात, जिन चीज़ों को जो है पक्ष में रखा गया, वो पक्ष में जिन्होंने प्रमाणिक सिद्ध किया, उनके संदर्भ में कहना चाहूँगी, जो उन्होंने प्रमाणिकता के ऐसे जो है आधार बताए, जैसे उन्होंने कथानक रूढ़ियाँ आधार बताया, जैसे उन्होंने जो है उस समय के कहा कि जो कवि थे वो कवियों ने जो जितनी भी रचनाएं करते थे वो शुकी के संवाद के द्वारा किया करते थे। तो ये कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये प्रामाणिकता को सिद्ध नहीं करते, बल्कि उस ग्रंथ में विवाद पैदा करते हैं। जबकि सत्य ये है कि पृथ्वीराज रासो एक प्रामाणिक ग्रंथ है, और कवि जो है होना ये चाहिए कि एक कवि हो या लेखक हो, जब भी इतिहास संबंधी चीज़ों के बारे में अपना जो साहित्य प्रस्तुत करे, तो वो इतिहास की जानकारी प्राप्त करे और उसके बाद प्रस्तुत करे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जितने कवि हैं वो इतिहास के बारे में जानकारी रखते हुए ये अनिवार्य नहीं है, बिना इतिहास की जानकारी हासिल किए वो अपने सुनी सुनाई बातों पर अपने साहित्य की रचना करते हैं, और उसी तरीके से उसमें त्रुटियां हो जाना जो है वो संभव है कि उसके अंदर त्रुटियां हो जाए। तो इस
परंपरा को देखते हुए यदि पृथ्वीराज रासो में वो त्रुटियां हुई हैं जो त्रुटियां नहीं होना चाहिए थी, तो वो एक सामान्य जो है स्थिति है, सामान्य भावावी व्यक्ति की बात है, कभी की अपनी जो है कम जानकारी की स्थिति को प्रस्तुत कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पृथ्वीराज रासो अप्रामाणिक है या उसके ऊपर विवाद चलते ही रहना चाहिए। उसका विवाद समाप्त होना चाहिए और पृथ्वीराज रासो एक प्रमाणिक ग्रंथ है, इसको पूरी तरह मान लेना चाहिए। इसको अप्रामाणिक या अर्ध प्रमाणिक मानने की परंपरा को समाप्त करना चाहिए, क्योंकि ये विवाद का विषय ही नहीं है, बल्कि ये अब होना चाहिए पृथ्वीराज रासो में वो कौन सी खूबियां हैं जो हमारे सामंतिक व्यवस्था को प्रस्तुत करती हैं, वो कौन सी खूबियां हैं जो युद्ध परंपरा को प्रमाणित करती हैं, वो कौन सी खूबियां हैं जो श्रृंगारिक परंपरा को प्रमाणित करती हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो उस समय के राजाओं की बुराइयों को प्रस्तुत करती हैं। वो जैसे नगर वधू का होना, जैसे राजाओं का बहुत सारी रानियों को रखना, जैसे ऋतु परंपराओं का वर्णन करना, जैसे व्यवहारिक ना होना, आर्थिक स्थितियों का वर्णन करना, जमींदारी प्रथा का वर्णन होना, तो और अशिक्षा का जो वर्चस्व होना, धार्मिकता का वर्चस्व होना, धर्मांधता में फंसे रहना, ये या संत परंपरा का होना, या फिर किसी एक संप्रदाय की ओर चल पड़ना, या किसी एक पर्टिकुलर परिपाटी से बंधा होना, और जो ग्रामीण सभ्यता से जुड़ जाना, कृषि परंपरा से जुड़ करके कार्य करना, कृषि की परंपरा में अकाल, भूखमरी, भूकंप आदि का आना, सामाजिक परंपराओं का बिगड़ना, आर्थिक स्थिति का क्या वो रूप जहाँ एक तरफ आर्थिक स्थिति का चरम सीमा पर, जहाँ पर एक तरफ जो है उच्च वर्ग दिखाई देता है, एक तरफ निम्न वर्ग दिखाई देता है। तो ये सारी स्थितियां जो हैं ये बताती हैं कि रासो ग्रंथ जो है, और रासो ग्रंथ में जो पृथ्वीराज रासो है वो प्रमाणिक ग्रंथ है, उसको अप्रमाणिक नहीं मानना चाहिए, और जो विवाद है वो उसको समाप्त करना चाहिए। आने वाली जो हमारी जनरेशन है उसको ये सूचना देना चाहिए कि हमारा जो आदिकाल जिसे हम कहते हैं, उस आदिकाल सभ्यता का पतन क्यों हुआ, आदिकाल में वो क्या चीजें थी जिनके कारण से हमारा समाज उन्नति की ओर अग्रसर नहीं हो रहा था, वो कौन सी चीजें थी जिसके कारण से हमारे समाज के अंदर बुराइयां व्याप्त हो गई, वो कौन सी चीजें थी जिन पर ध्यान देने से की आवश्यकता थी, वो कौन सी चीजें थी जो धर्मांधता के नाम पर हमारे समाज में दूरियां पैदा कर रही थी, वो कौन से धर्म थे, वो कौन सी जातियां थी जिनके विवाद जो है हमारी परंपरा में सालों साल हमारे ऊपर प्रभावी रहे हैं, और जिनके कारण से हमारे समाज की उन्नति रुकी रही, और हमारे समाज के वो कौन से कमियां थी जिसके कारण से हमारा एक बहुत बड़ा जो है पुरुष वर्ग जो है वो भक्त साहित्य की ओर चला गया, वो कौन से कारण थे जहाँ हमारी संगीत परंपरा तो बढ़ रही थी, जहाँ पर हमारी काव्य परंपरा बढ़ रही थी, लेकिन जहाँ पर हमारी सामाजिक व्यवस्था कहीं ना कहीं आमूल चूल जो है उसमें परिवर्तन हो रहा था। तो ये चीज़ें ध्यान देने की है, और रासो साहित्य में जो पृथ्वीराज रासो है उसको प्रमाणिक मान लेना चाहिए। बस आज का मेरा वीडियो यहीं पर मैं समाप्त करती हूँ।